देखो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े बच्चा क्या, वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस। अभी जो था तुम्हारा पीछे वाला ही चल रहा था, इक्वेशन ऑफ स्टेट बता दिए, वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस, वो सब तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स में लगभग पढ़ चुका था। अभी हम लोग बेसिकली जो एकदम कोर कॉन्सेप्ट होता है काइनेटिक थ्योरी का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसी के बारे में बात करेंगे। तो बात किए थे तुम्हारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता क्या है कि गैस का जो होता है पार्टिकल्स होता है। अच्छा एक चीज जान लो कि सॉलिड को हम लोग ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कंप्रेस वगैरह, सॉलिड जो होता है, सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो टाइटली बाउंड होता है बच्चा, तो उसका मोशन बहुत कम होता है कि नहीं होता, ठीक है। वैसे तुम्हारा ये जो होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहा जाता है, लेकिन तुम्हारा क्या है कि सॉलिड में जो है पार्टिकल्स का मोशन ज्यादा नहीं होता है, लिक्विड में भी पार्टिकल का मोशन उतना नहीं होता है, गैस में मोशन जो हो जाता है पार्टिकल्स का वो बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चा। तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, तो गैसेस जो होंगे उसको लेके तुम्हारा कुछ पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट कहने का मतलब है कुछ अजम्पशन है, मान्यता है जो पहले माना गया है, ठीक है। उसी के बेसिस पर तुम्हारा आगे चलेगा कैलकुलेशन वगैरह जो भी आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहले काइनेटिक थ्योरी का कुछ पोस्टुलेट्स दिया हुआ है, और ये पोस्टुलेट कम से कम 10-15 हो जाता अगर तोड़ तोड़ के लिखवाते तो, लेकिन साथ है यहाँ पर जो थोड़ा सा मिक्स किए हैं, एक ही में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट पहले देख लेते हैं कि काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट क्या क्या है, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट देख लो, इसमें कहता क्या है कि अ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा तुम्हारा गैस जो होगा उसका लार्ज नंबर, जान रहा है कि 1 मोल में तुम्हारा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स होता है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा यही चीज तुम्हारा याद करो कि जॉन डाल्टन जो थे वो बोले थे कि तुम्हारा जो एटम्स होता है या मॉलिक्यूल्स होता है, एटम्स जो होता है वो आइडेंटिकल होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरह यहां पर बोल रहा है गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर आइडेंटिकल, ठीक है। जो आइडेंटिकल है, परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक कहने का मेरा मतलब है कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा। बताए थे ये चीज तुम लोग का बच्चा, परफेक्टली इलास्टिक है मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा। दूसरा चीज यहां पर लिखा हुआ है हार्ड स्फीयर। हार्ड स्फीयर कहने का मतलब है कि तुम्हारा जब इलास्टिसिटी बताए थे ना कि ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मेंटेन करने का क्षमता को इलास्टिसिटी बोलते हैं बच्चा। तो हार्ड स्फीयर यानी तुम क्या करेगा, वो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करके रखेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? बुझलिस कि ना बुझलिस? यानी इलास्टिक होगा बच्चा, परफेक्टली इलास्टिक, हार्ड स्फीयर, बेसिकली वही मतलब है, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? दे आर सो स्मॉल, और इतना छोटा होता है कि वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल, जो गैस का मॉलिक्यूल है, आइडियल गैस इक्वेशन में याद करो तुम्हारा क्या होता था, आइडियल गैस के बारे में जब बताए थे कि गैस का जो मॉलिक्यूल होगा वो इतना छोटा होता है कि उसका जो वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करेगा यानी जगह घेरेगा वो बहुत कम होगा, नेग्लेजिबल होगा बच्चा। तो यहां पर लिखा हुआ है दे आर सो स्मॉल दैट द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। गैस जो तुम्हारा पूरा का पूरा वॉल्यूम लेगा, एक कंटेनर में अगर गैस भर दो तो पूरा का पूरा वो ऑक्युपाई कर लेगा वॉल्यूम। मालूम है कि ना? एक प्रॉपर्टी होता है गैस का, होता है कि नहीं होता है बच्चा, कि उसको जिसमें डालेगी वो पूरा का पूरा तुम्हारा क्या करेगा, सिलेंडर में अगर डाली तो पूरा का पूरा सिलेंडर को ऑक्युपाई कर लेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो वॉल्यूम गैस ऑक्युपाई कर रहा है उसकी तुलना में तुम्हारा एकक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत कम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहला पोस्टुलेट तुम्हारा यही है कि तुम्हारा जो गैस है वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, वो पार्टिकल्स तुम्हारे बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। इतना छोटा कि कोई वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करते हैं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस तुम्हारा ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस ज्यादा होगा बच्चा। दूसरा बात है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तुम्हारा क्या होंगे, परफेक्टली इलास्टिक होंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हार्ड स्फीयर होंगे। बात समझ में आ रहा है? इतना बात बुझलिस कि ना बुझलिस? बताओ, आइडेंटिकल होंगे, परफेक्टली इलास्टिक और हार्ड स्फीयर होंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं, ओके। इतना बात समझ में आ रहा है? तो पहला पोस्टुलेट देख लिए। दूसरा पोस्टुलेट में क्या कहता है कि द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन बट देयर मोशन इज कंप्लीटली इरेगुलर। अब ऐसा नहीं कह सकता कि तुम्हारा क्या हो कि मॉलिक्यूल का एक प्रेफर्ड डायरेक्शन है कि यही डायरेक्शन में चलेगा, कोई गारंटी नहीं है उसका, ठीक है। वो किधरों चल सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक कंटेनर अगर 3D कंटेनर रखी है तो वो एक्स में भी चल सकता है, वाई में भी चल सकता है, जेड में भी चल सकता है। उसका तुम्हारा कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा यही डायरेक्शन में चलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मूडियल है, बुझलिस कि ना बुझलिस? उसका मूड पर डिपेंड करता है, वैसे मूड है नहीं, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक। तीसरा चीज देख लो कि दीज मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड आर इन फ्री मोशन मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बुझलिस की ना बुझलिस? देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि मॉलिक्यूल जो है ना बच्चा, एक कंटेनर हम लोग रखे, ठीक है। ये कंटेनर में छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है। अब ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स जो होता है ना,
ये देखो ये बोल क्या रहा है, ये वाला पोस्टुलेट कहने का मेरा मतलब है कि ये ऐसे जिग जैग पाथ में ऐसे नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करेगा, फ्री रहेगा, कॉलिजन नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। कॉलिजन करेगा तो कॉलिजन के बीच में जो टाइमिंग होगा ये बहुत छोटा होगा बच्चा। कॉलिजन अगर हो रहा है तो उसके बीच में जो टाइमिंग है वो तुम्हारा क्या होगा, स्मॉल होगा। कहने का मेरा मतलब है कि मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे और कॉलिजन के बीच में तुम्हारा जो टाइमिंग होगा बहुत स्मॉल होगा, यानी तुम्हारा मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा क्या होगा, ये फ्री होंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कॉलिजन नहीं करेंगे, बुझलिस कि ना? अरे कॉलिजन के बीच में टाइमिंग कम है, इसका मतलब फ्री रहेंगे ज्यादातर टाइम में, बुझलिस कि ना बुझलिस? तो दूसरा पोस्टुलेट हो गया तुम्हारा। तीसरा पोस्टुलेट देख लो कि दीज मॉलिक्यूल्स, ये तो बात कर ली। अच्छा तीसरा भी बात कर लिए तुम्हारा, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होगा। तीसरा भी बात कर लिए कि ट्रेवल नहीं करेगा, सॉरी ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और फ्री रहेगा तुम्हारा मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा चौथा देख लेते कि जो कॉलिजन होगा बच्चा, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कहने का मतलब है इलास्टिक, यहां पर तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर में था तुम्हारा कंजर्वेशन वाला, एनर्जी वाला, ठीक है। उसमें इलास्टिक में बताए थे कि तुम्हारा क्या होगा, परफेक्टली जब इलास्टिक चीज होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? जो पहले प्रोसेस का पहले तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी था वो बाद में भी वही काइनेटिक एनर्जी होगा, और जो पहले का मोमेंटम था वो बाद में भी मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। वहां पर बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये 9th क्लास में भी पढ़ना था ये बात, बुझलिस कि ना बुझलिस? अब हालांकि हटा दिया है शायद सिलेबस से, 11th में कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चा, बुझलिस? अरे एक दो बॉल है, दो बॉल को टकराओ, ठीक है, तो इसका यहां से दो बॉल है, मान लो पिट्टो खेलता है ना, पिट्टो में तुम्हारा मारता है तो इसका वाला मोमेंटम हुआ उसमें चल जाता है, तो जितना ये मोमेंटम लगाया उधर तुम्हारा ट्रांसफर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इधर वाला पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम इक्वल हो जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें तुम्हारा क्या हो, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन हो और तुम्हारा किसका कंजर्वेशन हो, कि मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो, बेसिकली लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो। लीनियर और एंगुलर मोमेंटम तुम्हारा अलग अलग चीजें, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारा था रोटेशनल डायनेमिक्स जो पढ़ना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो यहां बोल रहा है कि कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी इलास्टिक होगा, तुम्हारा एनर्जी का लॉस नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं? देख लो ये सब तुम्हारा पोस्टुलेट क्या क्या अवधारणा मान रहा है, ठीक है। चौथा, पांचवा नंबर में देख लो कि जो पाथ ट्रेवल करेगा बाय मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स इज कॉल्ड फ्री पाथ। देखो ध्यान से कि कॉलिजन होगा बच्चा, ठीक है, तो कॉलिजन के बीच में जो बीच का जो रास्ता चलेगा, यहां से यहां कॉलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मान लो यहां से यहां ये वाला मॉलिक्यूल इसको जाके ठोक दे रहा है, तो इसका ये जो बीच में जो रास्ता चलेगा इसको फ्री पाथ बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? जो जिस रास्ता पर चलेगा उसको फ्री पाथ बोल रहे हैं, और जो डिस्टेंस चलेगा टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, यहां से कोलाइड किया और यही मॉलिक्यूल फिर इधर ठोक दिया, तो ये जो तुम्हारा क्या हो गया, डिस्टेंस जो चलेगा दो कॉलिजन के बीच में, जो डिस्टेंस चलेगा एक मॉलिक्यूल, वो डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं? यहीं पर लिखा हुआ है द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन तुम्हारा सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ, ठीक है। जो पाथ ट्रेवल करता है उसको फ्री पाथ बोल रहे हैं, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, सक्सेसिव कहने का मतलब है लगातार एक के बाद एक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे पहला ठोका, बाद में कुछ देर बैठ गया, उसके बाद तीसरा को ठोका। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं, मतलब सक्सेसिव कॉलिजन, एक को ठोका फिर दूसरा को ठोका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसके बीच में जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया उसको मीन फ्री पाथ बोल रहे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसके बारे में हम लोग को बाकायदा कैलकुलेशन करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा ये छठा चीज देखो कि द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तीनों लॉ, जो तुम्हारा पहला लॉ है, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, तीनों लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है कि सातवां लॉ में देख लो कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो होगा, ठीक है, वो नेग्लेजिबल होगा। अगर मोशन कर रहा है मॉलिक्यूल्स, जान रहे कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, तो तुम्हारा इस पर जो मोशन के दौरान तुम्हारा जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा वो नेग्लेजिबल माना जाएगा। वही चीज लिखा, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लेजिबल। अच्छा ये सारे पोस्टुलेट जो है वो तुम्हारा आइडियल गैस जो है, आइडियल गैस का सारा कंडीशन देख लो इसमें है बच्चा। आइडियल गैस के बारे में बताए थे कि जो वॉल्यूम है तुम्हारा, जो मॉलिक्यूल है, पॉइंट मास होता है या पॉइंट साइज होता है बच्चा, इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, बहुत कम वॉल्यूम, नेग्लेजिबल वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो ये भी कर रहा है वही चीज बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये पूरा जो आइडियल गैस है वो फॉलो करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? आइडियल गैस 100% फॉलो करेगा इसको। बुझलिस कि ना बुझली?
अच्छा, रियल गैसेस ही फॉलो नहीं करने वाला है, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। रियल गैसेस इतना तुम्हारा ये सब जो चीज है ये, अच्छा ये इसमें देख लो कौन कौन फॉलो नहीं करेगा, एक वॉल्यूम वाला, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। अच्छा इसमें एक चीज और भी बोला है कि एक नंबर में तुम लोग लिख सकता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस विल बी वेरी लेस या नेग्लिजिबल बोल सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें 8वां नंबर में पोस्टुलेट में लिख सकता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम लगेगा बच्चा, और वो कौन फॉलो करता है, आइडियल गैस फॉलो करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कुछ ना कुछ तो होबे करेगा, रियल गैस के केस में कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा ही तुम्हारा गैस का मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और कुछ ना कुछ तुम्हारा एनर्जी का लॉस होगा, तुम्हारा परफेक्टली इलास्टिक तो होगा नहीं भैया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कुछ कुछ चीज इसमें जो पोस्टुलेट है उसमें नहीं मानेगा रियल गैस, लेकिन आइडियल गैस अगर है तो 100% ये श्योर हो जाओ कि तुम्हारा ये पोस्टुलेट मानने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चा, बोलो इसमें कोई दिक्कत है कोई पोस्टुलेट में, बताओ नहीं ना। चलो देखो देखे बच्चा कि काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट्स क्या होता है, यानी एजम्पशन क्या होता है कि जो तुम्हारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यानी गैस का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या क्या चीज फॉलो करेगा। बताए थे तुम्हारा कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स तुम्हारा बहुत कम लगेगा, नेग्लिजिबल होगा बच्चा। जो मॉलिक्यूल्स तुम्हारा स्पेस ऑक्युपाई करेगा यानी जो वॉल्यूम होगा वो बहुत कम होगा बच्चा, ये सब बात किए थे। अच्छा कॉलिजन जो होगा वो तुम्हारा इलास्टिक होगा बच्चा, यानी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब बहुत सारे पोस्टुलेट्स थे। अच्छा आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब तुम्हारा क्या होगा कि गैस अगर मान लो एक कंटेनर में भरा हुआ है तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, तो उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सपोज करो कि ये एक मेरा कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नोट्स इससे बना सकता है। लेट अस सपोज दैट अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ क्यूबिकल बॉक्स ईच साइड ऑफ विच इज लेंथ एल। यहां पर तुम्हारा लेंथ जो दिया हुआ है वो तुम्हारा एल लेंथ का है बच्चा, ठीक है। ये एल लेंथ का है, यहां से भी बना सकता है, ये वाला पूरा एल लेंथ का। तो साइड इसका एल सारा जो है क्यूबिकल बॉक्स है। क्यूबिकल बॉक्स तुम्हारा हर एक साइड तुम्हारा क्या होता है स्क्वायर से बनाते हैं हम लोग, तो हर एक साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, एल एल लेंथ का है। ओके कोई दिक्कत। अच्छा यहां पर देख लो कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हम बताए थे तुम्हारा कि पहला पोस्टुलेट में ही बताए थे कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, यानी सेम सब एक ही तरह का दिखेगा, ठीक है। तो लेट देयर बी एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। माना कि एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर भरा हुआ गैस का, ठीक है। और सब का मास जो है हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल एन है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पर देखो कि हम बताए थे तुम्हारा कि मॉलिक्यूल्स जो होगा वो हार्ड स्फीयर होगा, यानी परफेक्टली इलास्टिक होंगे। तो उनके बीच तुम्हारा देखो ओनली कॉलिजन विद द वॉल, ये वाला जो तुम्हारा कॉलिजन होगा क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कॉलिजन होगा बच्चा तो उसमें तुम्हारा जो है तुम्हारा बताएं कि परफेक्टली इलास्टिक होंगे, बॉल जो होंगे स्फीयर टाइप का होगा, हार्ड स्फीयर होगा बच्चा, तो परफेक्टली इलास्टिक है मॉलिक्यूल। और जब इलास्टिक है तो जब टकराएंगे अपने में मॉलिक्यूल्स जब टकराएंगे तो क्या होगा कि खाली वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा, वेलोसिटी मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है। तो होगा क्या भैया, तो यहां से जो मॉलिक्यूल से दीवार में टकराएंगे, ये जो वॉल्स बना हुआ है कंटेनर का, दो वॉल हम लोग सेटेड कर दिए हैं, यानी सेटेड रीजन है। ये एक हो गया तुम्हारा BEFC, ठीक है, और एक है तुम्हारा AFGD, ठीक है। ये दो वॉल बनाए बच्चा, इसी में हम लोग कॉलिजन अभी दिखाएंगे, एक वॉल पर निकालेंगे, इस वाले वॉल पर हम लोग निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो कॉलिजन जो तुम्हारा इस वॉल के साथ होगा वही वाला प्रेशर एक्सर्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला जो कॉलिजन हो रहा है तुम्हारा मॉलिक्यूल्स के बीच में उसमें एनर्जी का लॉस हो ही नहीं रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। तो दूसरा कॉलिजन तुम्हारा किसके साथ हो रहा है, एक हो रहा है तुम्हारा क्या कि यदि वॉल के साथ हो रहा है बच्चा, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस वॉल पर वो हम लोग निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं मॉलिक्यूल। ओके कोई दिक्कत है बच्चा, ठीक है। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है ओनली कॉलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर बाय गैस, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो प्रेशर लगाएगा वो तुम्हारा वॉल पर जो तुम्हारा फोर्स लगेगा वो वाला प्रेशर हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें, ठीक है। एज मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, मॉलिक्यूल क्या है परफेक्टली इलास्टिक है बच्चा, तो इनके बीच जो कोलिजन होगा उसको हम लोग ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है, बोलो ठीक। अब यहां पर देखो कि नाउ कंसीडर अ मॉलिक्यूल ऑफ मास m, एक मॉलिक्यूल हम लोग कंसीडर कर लिए, यहां पर है बच्चा ये, इसी को हम लोग जूम करके यहां पर बना दिए, ठीक है। मास m का तुम्हारा क्या है मॉलिक्यूल है। बात समझ में, एक ही मॉलिक्यूल अभी कंसीडर कर रहे हैं, एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल कंसीडर किए, कंसीडर अ मॉलिक्यूल ऑफ मास m कंसीडर किए मूविंग विद वेलोसिटी v1। और ये पहला वाला मॉलिक्यूल का वेलोसिटी हम लोग कितना माने v1 वेलोसिटी माने बच्चा, कोई दिक्कत।
अब देखो मॉलिक्यूल का उसी में तुम्हारा पोस्टुलेट में बताए थे कि एक मॉलिक्यूल का कोई तुम्हारा दिमाग तो होता नहीं है उसके पास, तो ऐसा नहीं है कि तू वही डायरेक्शन में घूमेगा। अब ये तुम्हारा क्यूबिकल बॉक्स है, इसका मतलब ये 3D शेप है बच्चा, तो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर V1 माने तो इसका कॉम्पोनेंट एक्स डायरेक्शन में Vx हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में Vy हो जाएगा, और ये जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, Vz हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तीनों में जा सकता है, तीनों में जाने का इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा। अरे इसमें जाने का तुम्हारा V1/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अरे इसमें 3 को कोऑर्डिनेट है, ठीक है, 3 डायमेंशन, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, V1/3, इधर भी V1/3, इधर भी V1/3। बात समझ में आ रही है ना? इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक है, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि सेम होगा, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि इक्वल प्रोबेबिलिटी, दोनों इधर भी सेम वेलोसिटी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस? अच्छा, इफ V1x, V1y एंड V1z जो तुम्हारा क्या है, आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी अलोंग x, y एंड z, ठीक है, एक्सिस रेस्पेक्टिवली, तब तुम्हारा क्या होगा, ये इसका जो कंपोनेंट है यही चीज यहाँ पर लिखा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि 3 डायमेंशन में कि अगर V1² इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे ना, ऐसे रूट अंडर कर देते थे बच्चा कंपोनेंट। अरे अगर V1x लिखेगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखो कि अगर V1x लिखेगा, ऐसे लिखेगा, सॉरी V1 लिखेगा, तो तुम्हारा क्या होता था, V1x i कैप होता था कि नहीं, V1y j कैप होता था बच्चा, और V1z तुम्हारा k कैप होता था कि नहीं। अब इसका अगर मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? ओके बच्चा, तो यही चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से यही चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका स्क्वायर ले लेंगे। कोई दिक्कत बताओ, इसका स्क्वायर इधर कर दे रहे बच्चा। ओके, तो V1² कितना आ जाएगा, इतना आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो यहां से जो मॉलिक्यूल है, यहां पर देखो ये मास m का मॉलिक्यूल है बच्चा। अब तुम्हारा ये कोई भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो माना कि ये इसको टकराता है, ठीक है, इससे तुम्हारा क्या कराएगा, टकराएगा, तो तुम्हारा वाल से पहले, टकराने से पहले इसका मोमेंटम अगर निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, होता है कि नहीं होता है? तो इसका वेलोसिटी कितना था, एक्स डायरेक्शन में अभी हम लोग मान रहे हैं, वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन नहीं कंसीडर कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट मान रहे हैं, तो इसमें तुम्हारा लीनियर मोमेंटम कितना होगा, mv1x हो जाएगा कि नहीं होगा। अरे एक्स डायरेक्शन वाला कंसीडर कर रहे हैं, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, तो mv1x हो जाएगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये मॉलिक्यूल क्या होगा तुम्हारा, दूसरे यहां से क्या करेगा, टकराएगा, तो तुम्हारा वापस आएगा मॉलिक्यूल, वॉल से टकरा के तुम्हारा क्या होगा, बाउंस बैक करेगा बच्चा। तो पहले तुम्हारा क्या था, mv1x था, और जब स्ट्राइक करेगा तो तुम्हारा बताएं कि कॉलिजन जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, इलास्टिक होगा बच्चा, तो रिबाउंड करेगा सेम स्पीड के साथ, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, जो वेलोसिटी से तुम्हारा जिस स्पीड से टकराया था वही स्पीड से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर जब मोमेंटम हम लोग लेंगे, तो तुम्हारा आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv1x हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन, क्योंकि पीछे आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? इधर से कर रहा था एक्स एक्सिस में जा रहा था, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो माइनस mv1x हो जाएगा। तो अब अगर मान लो हम लोग निकालना चाहें कि चेंज इन मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम अभी निकालेंगे फोर्स लगा के, क्योंकि फोर्स तुम्हारा सेकंड लॉ बताया था कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम हमको पहले निकालना होगा। अब देखो यहां पर से हम पूछे कि ये प्रोसेस में एक बार तुम्हारा गया वापस आया, तो तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर कॉलिजन कितना होगा, बताओ कितना होगा, mv1x पहले, ठीक है, उसके बाद माइनस होगा, उसके बाद फिर से माइनस था कि नहीं, mv1x फिर था कि नहीं, माइनस mv1x, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2mv1x निकलेगा कि नहीं, तो डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, बताओ 2mv1x होगा कि नहीं होगा। बुझली से इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बताओ समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से अगर हम लोग टाइम निकाले, टाइम टेकन बाय सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, तुमको क्या ध्यान देना है, ध्यान से सुनो कि यहां पर चाल बराबर क्या होता है, ठीक है, टाइम हम लोग चाल बराबर यानी वेलोसिटी बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता, समय होता है कि नहीं होता। तो यहां से t निकालेंगे तो कितना निकलेगा, s/v निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोला इतना बात समझ में आ रहा है। यहां से देखो, यहां से ध्यान देखना, ये मॉलिक्यूल जो है यहां से टकराएगा एक बार, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि यहां पर फिर कब टकराएगा, तो यहां से यहां गया, ये सपोज कर लो तुम्हारा ये l/2 डिस्टेंस है बच्चा, ये l/2, यहां से एक बार टकराया, टकरा के तुम्हारा क्या करेगा, वापस आएगा यहां तक, अरे यहां से टकराया फिर वापस यहां पर आया, फिर यहां पर स्ट्राइक करेगा कि नहीं, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक बार l/2 ही हो गया, और फिर यहां तक गया तो l गया, l/2 प्लस l जाएगा, और फिर से तुम्हारा क्या जाएगा, l/2 जाएगा कि नहीं जाएगा,
जाएगा। एक बार L/2 गया, फिर से यहाँ वापस आया तो L हुआ, उसके बाद फिर से तुम्हारा इतना डिस्टेंस चलेगा तब नहीं यहाँ पहुंचेगा, तो L/2 होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? बताओ, बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, पूरा एक कॉलिजन में इसको कितना तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? L/2 प्लस L/2, L प्लस यहाँ पर बचेगा L प्लस L, कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ, बात समझ में आ रहा है? ये 2L हो जाएगा कि नहीं होगा? कितना समझ में आ रहा है? L/2 प्लस L फिर L/2 हो जाएगा। तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा मॉलिक्यूल? 2L ट्रेवल करेगा। और तुम्हारा दूर स्पीड कितना था? v1x था ना बच्चा, तो टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो, टाइम इज इक्वल टू निकालेंगे तो तुम्हारा क्या हो गया? दूरी बटा वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया कि नहीं? तो 2L/v1x हो जाएगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग देख लिए। आगे निकालेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू कॉलिजन, कितना होगा अभी देखते हैं, ठीक है? देखो, ये टाइम था ना बच्चा, टाइम जो कॉलिजन के लिए ले रहा था, ठीक है, यही तो टाइम निकाल रहे थे। तो हम लोग जानते हैं क्या कि वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू होता है दूरी अपॉन टाइम, ठीक है? तो टाइम तुम्हारा कितना हो जाएगा? S/v हो जाएगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना चलेगा? ध्यान से सुनो कि ये मॉलिक्यूल जो है ना बच्चा, ये कोलाइड करने में वापस से कॉलिजन करेगा। जब यहां से कोलाइड किया और तुम्हारा वापस से जब कॉलिजन करेगा तो L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तुम्हारा L डिस्टेंस इधर पूरा का पूरा तुम्हारा L डिस्टेंस, एक बार वापस से कॉलिजन करेगा तो 2L डिस्टेंस होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से कि ये तुम्हारा क्या किया कि यहां से यहां कोलाइड करने में वापस कितना अपना पोजीशन में इसको पहुंचना है। तो ये क्या करेगा? तो सबसे पहले यहां से यहां गया, तुम्हारा L/2 डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? यहां से यहां जाएगा तो तुम्हारा ये पार्ट सपोज कर लो कि ये L है, ठीक है, ये पूरा L था, तो ये मान लो कि L/2 है, ये बीच में है, तुम्हारा बॉक्स है, बीच में रखा हुआ है सपोज कर लो, ठीक है? तो ये L/2 डिस्टेंस मान लो कि L/2 डिस्टेंस यहां पर कोलाइड करेगा तो पहुंचेगा। वापस से जब जाएगा, यहां से यहां जब जाएगा तो L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एक बार L/2 गया, उसके बाद तुम्हारा L गया और वापस से अपना पोजीशन पर पहुंचेगा, तो तुम्हारा फिर से L/2 होगा कि नहीं होगा? बुझलिस कि ना बुझलिस? यही वाला तुम्हारा जोड़ेगी तो कितना निकलेगा? 2L निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? तो एक कॉलिजन में इसको कितना समय, तुम्हारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? तुम्हारा 2L डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि नहीं? वापस अपना पोजीशन में आने में, अरे वापस अपना पोजीशन पर कैसे आएगा? तो 2L डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक है, तो ये 2L डिस्टेंस हो गया तुम्हारा ट्रेवल किया। टाइम कितना लगेगा? एक कॉलिजन का बात कर रहे हैं, ठीक है? तो तुम्हारा ये टाइम जो होगा वो तुम्हारा दूरी 2L हो गया, और स्पीड कितना स्पीड से चल रहा था? अलोंग एक्स एक्सिस v1x, ठीक है? तो 2L/v1x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू कॉलिजन के कारण तुम्हारा मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। चेंज ऑफ टाइम रेट निकालते हैं तो नीचे टाइम चला जाता है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज ऑफ मोमेंटम हम निकाल चुके हैं, तुम्हारा डेल्टा p इज इक्वल टू 2mv1x निकाले, ठीक है? और टाइम टेकन यहां से निकाल दिए बच्चे, इसको बैठा दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां से देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 कट गया, ठीक, L नीचे चला गया, ये v1x ऊपर चल जाएगा तो v² 1x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ, ठीक है? अच्छा, न्यूटन लॉ से तुम लोग क्या जानता है कि होता क्या है तुम्हारा? यहाँ पर देखो, F जो होता है, जो फोर्स लगता है वो तुम्हारा dp/dt होता है ये चीज। अरे ये 9th क्लास में भी था। इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाता है तो तुम्हारा एक k आता है और dp/dt आता है। इसी चीज को k को हम लोग क्या करते हैं? ध्यान से सुनो, k हम लोग SI यूनिट में 1 मान लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है? F इज इक्वल टू dp/dt हो जाता है बच्चा। होता है कि नहीं होता? तो डेल्टा p/ΔT को हम लोग लिख सकते हैं, तुम्हारा F फोर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो वही फोर्स को यहाँ पर लिखे है F1x, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखे? F1x, या पहला वाला मॉलिक्यूल का ले रहे हैं तुम्हारा x डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है? तो F1x जब लिखेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? mv1x का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन L हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यही टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो निकाले, वही तुम्हारा फोर्स के बराबर होता है कि नहीं होता? बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बुझलिस? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अच्छा, अब मान लो दूसरा मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन, दूसरा मॉलिक्यूल के लिए अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? mv2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन L हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह तीसरा मॉलिक्यूल लेंगे तो mv3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन L हो जाएगा। इसी तरह nth मॉलिक्यूल का लेंगे तो fnxx निकलेगा, इज इक्वल टू तुम्हारा mv1 v स्क्वायर nx हो जाएगा, अपॉन L हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया?
बोलो, ठीक है। अच्छा, अब नेट फोर्स हम लोग निकाले अलोंग एक्स एक्सिस, तो एफ एक्स को लिख सकते हैं F1x पहला मॉलिक्यूल के कारण, दूसरा मॉलिक्यूल के कारण फोर्स, फिर तीसरा मॉलिक्यूल के कारण फोर्स और nth मॉलिक्यूल्स के कारण फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है इतना बात? अब सबका वैल्यू बैठा देंगे तो बैठा दिए, कोई दिक्कत? यहीं पर दिया हुआ है जितना सारा वैल्यू बैठा दिए बच्चा। यहां से देखो m/l कॉमन जाएगा तो m/l कॉमन लेनी है, कोई दिक्कत? तो ये इस तरह होगा b1x का स्क्वायर, b2x का स्क्वायर, b3x का स्क्वायर प्लस bnx का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। अच्छा, प्रेशर हम लोग जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो अलोंग एक्स एक्सिस यहां से जब ठोकेगा तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा बच्चा। अरे वहां पर तुम्हारा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस Fx लिखे अपॉन एरिया लिखे बच्चा, जितना एरिया पर करेगा। अब सिंस ये स्क्वायर होता है, क्यूब बना हुआ है, तो ये स्क्वायर है, तो ये एल है, तो ये भी एल होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो एरिया कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो एफ एक्स अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहां से देखो एफ एक्स कितना निकाले? इतना निकाले, तो इसको पूरा बैठा दिया, एम एल ये वाला पूरा बैठा दिया, और नीचे तुम्हारा क्या है? एल स्क्वायर है। एल तुम्हारा नीचे चला जाएगा तो तुम्हारा एल क्यूब हो जाएगा, m/l³ हो जाएगा, और ये पूरा लिख दिए बच्चा, एज इट इज उतार दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, l³ तुम्हारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा इसका बच्चा। अरे क्यूब है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ क्यूबिकल शेप का है तो एल और एल, लेंथ ब्रेथ हाइट एल, तो l³ हो जाएगा। अच्छा, l³ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा इसका कि नहीं? वॉल्यूम इसी तरह तो निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, इतना चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। ओके, देखो यहाँ एक चीज और आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। इसी तरह ये एक्स एक्सिस में निकालिए प्रेशर बच्चा, जो मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा था, ठीक है। इसी तरह तुम्हारा क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस में, सिमिलरली वाई एक्सिस में पी वाई कितना हो जाएगा? m/v, यहां पर होगा तुम्हारा v1 वाई का स्क्वायर, v2 वाई का स्क्वायर, v3 वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट v स्क्वायर n वाई, और तुम्हारा इसी तरह चलेगा। इसी तरह pz हो जाएगा तुम्हारा बच्चा mv और v1z का स्क्वायर, v2z का स्क्वायर, ठीक है, v3z का स्क्वायर होगा बच्चा, और इसी तरह तुम्हारा v स्क्वायर nz लिखेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो px निकाले, py और pz निकाले बच्चा, ठीक है। अब एवरेज हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हारा आगे देख लेते हैं कि बच्चा हम लोग P1x निकाल लिए थे, x डायरेक्शन में कितना प्रेशर होगा, P1y निकाल लिए थे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के द्वारा तुम्हारा P1y होगा, y डायरेक्शन में कितना प्रेशर होगा, और z डायरेक्शन में हम लोग निकालिए P1z, ठीक है, निकाले। और तुम्हारा क्या है? x, y और z डायरेक्शन में तुम्हारा जा रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मॉलिक्यूल कोई एक फिक्स डायरेक्शन में तो जा नहीं रहा था, तो तीनों डायरेक्शन में जाएगा, तो उसका निकाले। अच्छा, यहां ध्यान दो कि अब हम लोग को एवरेज प्रेशर निकालना है। एवरेज प्रेशर कितना होगा ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर का वाल पर तुम्हारा एवरेज प्रेशर कितना होगा? तो तीनों डायरेक्शन में जितना प्रेशर होगा और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एवरेज प्रेशर निकल जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या किए हैं कि P = Px लिखे हैं, प्लस Py लिखे हैं, प्लस Pz अपॉन 3, तीनों डायरेक्शन के लिए, ठीक है, ये निकाल रहे हैं। अच्छा, Px निकाले थे इतना वैल्यू, m/v इतना निकाले थे बच्चा, ठीक है, और y के लिए इतना निकाले थे, ठीक है, सारा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अब यहां पर देखो तुम्हारा z डायरेक्शन में ये वाला निकाले थे, ओके, कोई दिक्कत? बताओ, और 3 से डिवाइड कर दिए। अच्छा, यहां से देखो m/3b हो जाएगा, m/3b हो जाएगा, और सारा लिख दिए। यहां से एक चीज देखना, तुम्हारा क्या किए हैं, ये तो सारा लिखा हुआ है जैसे को तैसा, ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ। अच्छा, यहां से एक चीज देख लेना कि v1x तुम्हारा यहां पर किए v1x, या इसके साथ वाला y वाला ले आए, पहला मॉलिक्यूल के द्वारा y वाला इसका कंपोनेंट साथ में ले आए, ठीक है, y वाला, और z वाला भी तुम्हारा क्या हो गया? साथ में ले आए, z वाला भी साथ में ले आए। आगे तुम्हारा z होगा बच्चा, z वाला 1 वाला मॉलिक्यूल का एक साथ सारा वेलोसिटी ले आए, तो 1z हो गया, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा दूसरा वाला मॉलिक्यूल के कारण तुम्हारा जो होगा वेलोसिटी उसका ले रहे हैं, तो x वाला, y वाला, z वाला, ठीक है, तीनों ले लिए। फिर उसी तरह nth मॉलिक्यूल्स का ले लिए, ठीक है, आगे चलते रहेगा तीसरा मॉलिक्यूल के लिए भी ये, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, इसको लिख सकते हैं v1 को, v1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? v1x का स्क्वायर हो गया, v1y का स्क्वायर हो गया, v1z का स्क्वायर हो गया। यहां पर ध्यान से देखो, यही वाला चीज तो यहां पर होता है। v1 को अगर लिखना है तो लिखेंगे v1x प्लस, अच्छा इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो लिखेंगे va। अच्छा, ये लिखते थे, तुम लोग समझेगा नहीं, फिर
तुम्हारा इसको लिखते थे ना V1x आई कैप प्लस V1y जे कैप और V1z के कैप होता था बच्चा। इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो V1 का अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं, V1 का मैग्नीट्यूड, तो तुम्हारा क्या होगा, इसको लिखते थे, इसका स्क्वायर करते थे बच्चा, V1y का स्क्वायर V1z का स्क्वायर बच्चा। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा इधर चला जाएगा तो V1 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, बुझलिस? तो V1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल के लिए V2 स्क्वायर होगा, तीसरा मॉलिक्यूल के लिए V3 स्क्वायर होगा और डॉट डॉट करके Vn का स्क्वायर होगा nth मॉलिक्यूल के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हम लोग क्या किए कि n से मल्टीप्लाई किए, n से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, n से मल्टीप्लाई किए, n से डिवाइड किए, क्यों, समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहां देखो कि तुम्हारा क्या है कि यहां पर V स्क्वायर RMS लिख रहे हैं, ठीक है, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस Vn का स्क्वायर अपॉन n। अभी समझ लो, यहां पर बता रहे, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। इसको क्या बोल रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहां पर लिख भी सकता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बात समझ में आया क्या? देखो क्या कर रहे हैं, इसको वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ध्यान से सुनो क्या कर रहे हैं। स्टार्ट करो तुम्हारा स्क्वायर से, स्क्वायरिंग से, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, सबका स्क्वायर कर रहे, देखो इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए, एनएच का स्क्वायर किए, ठीक है। उसके बाद उसका मीन ले ले, लास्ट से स्टार्ट करो, स्क्वायर किए, उसके बाद क्या कर लिए, मीन ले लिए सबका, एन मॉलिक्यूल्स है तो सबका वेलोसिटी का तुम्हारा क्या कर दिए, एन बार डिवाइड कर दिए, एन टाइम्स तुम्हारा मीन ले लिए बच्चा, ये मीन ही तो है। बात समझ में आ रहा है ना? तो मीन ले लिए, उसके बाद क्या बैठा दिया, रूट बैठा दिया, ठीक है, रूट है, हाफ है, रूट ही तो होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? पहले स्क्वायर कर दिए, उसके बाद मीन ले लिए, उसके बाद उसका रूट कर दिए, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बात समझ में आया क्या, बताओ? ये तो बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन 8 जो है तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, देखो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, ये हाफ है तो इधर जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो V RMS का स्क्वायर लिख सकते हैं इसके जगह पर, अरे ये पूरा की जगह पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतना स्क्वायर लिख सकते हैं, V स्क्वायर RMS लिख सकते हैं, तो Mn/3b हो जाएगा, V स्क्वायर RMS हो जाएगा। अच्छा, यहां पर देख लो कि एक मॉलिक्यूल का मास m है तो n मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, m इंटू n होगा कि नहीं होगा? तो इसको कैपिटल M से दिखा रहे हैं टोटल मास, ठीक है, ऑफ द गैस, m इंटू n हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/3b V स्क्वायर RMS होगा। एक ये प्रेशर निकल गया तुम्हारा, टोटल प्रेशर जितना गैस इसमें भरा हुआ है तो टोटल प्रेशर यहां पर निकल गया। एक्चुअली ये एवरेज प्रेशर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एवरेज प्रेशर जो तुम्हारा गैस इसमें भरा हुआ है वो कितना लगाएगा, तो ये तुम्हारा निकाले, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसी को दूसरा रूप में लिखे हैं, तो M/V क्या होता है तुम्हारा, डेंसिटी होता है कि नहीं, डेंसिटी, मास डेंसिटी होता है। तो ये तुम्हारा क्या है, M/V तुम्हारा डेंसिटी ऑफ द गैस है बच्चा, तो रो इसकी जगह पर लिख दिए, तो ρ/3 V स्क्वायर RMS हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है बच्चा? एक चीज देख लेते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी और तुम्हारा प्रेशर के बीच में रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग निकाल लिए थे तुम्हारा ये वाला रिलेशन प्रेशर का, तुमको मालूम है, ρ/3 V स्क्वायर RMS, पिछला इक्वेशन से हम लोग देखे थे कि ρ/3 जो होता है, ρ/3 V स्क्वायर RMS था, ठीक है। यहां पर क्या किए हैं, देखो ध्यान से कि प्रेशर का ये वैल्यू है बच्चे, ठीक है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिए। जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2/3 इधर अलग कर दिए और हाफ रो V स्क्वायर RMS, ठीक है, ये लिखिए। अच्छा, यही चीज तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, देख लो कैसे, हाफ हो गया, यहां पर मास बाय वॉल्यूम इसको लिख सकते हैं, V स्क्वायर RMS लिख सकते कि नहीं लिख सकते बच्चा, बताओ? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, ये तुम्हारा है किसका, मतलब गैस जो लिए कंटेनर में उसका काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इतना ये चीज देख लो इसमें। अच्छा, यहां से एक चीज देख लेना तुम्हारा, यहां से कि तुम्हारा ये निकल गया बच्चा, यहां पर देखो कि यहां पर बैठाएंगे तुम्हारा, तो P इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 2/3, और ये तुम्हारा E के बराबर हो गया लगभग, ठीक है, E यानी काइनेटिक एनर्जी वाला E, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अगर E का वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 2 नीचे चल जाएगा, तो 3/2 P हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या होगा कि 10 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू तुम्हारा कितना, 3/2 टाइम्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, यानी गैस जो अंदर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसका 3/2 गुना यानी 1.5 गुना है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? जो एनर्जी होगा वो 1.5 गुना होगा जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा अंदर कंटेनर में जो भरा हुआ गैस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? ओके कि नहीं?
ओके बताओ, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया रिलेशन किसके किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर के बीच में, यही वाला रिलेशन, ये रिलेशन यूज होगा आगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा दूसरा चीज यहां पर देख लो कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका हम लोग बात करेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं प्रेशर जो था 1/3 रो भी स्क्वायर आरएमएस था, ठीक है। अच्छा यहां से देख लो इसी को रो को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम होगा 3 भी, ठीक है, वी स्क्वायर आरएमएस, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। भी इधर शिफ्ट करेंगे तो तुम्हारा पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/3 वी स्क्वायर आरएमएस हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा 1 मोल गैस के लिए हम लोग जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो एन के जगह पर 1 मोल बैठाएंगे बच्चा, 1 मोल बैठाएंगे तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरटी हो जाएगा। अच्छा आरटी इज इक्वल टू हम लोग यहां पर देख लो पीवी इज इक्वल टू आरटी है, तो आरटी इज इक्वल टू हम लोग इतना लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ, m/3 वी स्क्वायर आरएमएस लिख सकते कि नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रहा है। देखो ये पीवी इज इक्वल टू आरटी है, तो आरटी की जगह पीवी के जगह पर ये वाला बैठा सकते, तो आरटी इज इक्वल टू इतना हो जाएगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहां से देख लो तुम्हारा वी आरएमएस तुम्हारा कितना निकलने वाला है, √3RT/m। कैसे निकालेंगे, ये वाला तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m नीचे चला जाएगा और वी स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो तुम्हारा रूट अंडर आ जाएगा, तो 3RT/m आएगा। तो वी आरएमएस का एक वैल्यू ये वाला है और एक वैल्यू पीछे वाला इक्वेशन से देखेगी तो ये वाला है बच्चा 3p/ρ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दो इक्वेशन तुम्हारा वी आरएमएस का है, जैसा वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो वी आरएमएस उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा यहां पर देखो कि तुम्हारा m जो है, m जो है इसको मोलिकुलर वेट बोल रहे बच्चा। मोलिकुलर वेट तुम्हारा देख लो एक मोलिक्यूल का, गैस के एक मोलिक्यूल का तुम्हारा मास कितना था, m था, और तुम्हारा Na क्या होता है, तुम्हारा नंबर ऑफ तुम्हारा क्या होता है, Na क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है बच्चा 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा टोटल निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो m इंटू Na हो गया। अच्छा यहां पर देख लो RT के जगह पर RT ये वाला लिखे, यहां से RT लिखे और m के जगह पर स्मॉल m और Na बैठा दिए बच्चा। बात समझ में आ रहा है। दोनों साइड हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत बताओ, 3/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत बताओ। अच्छा यहाँ 3/2 लिखेंगे तो 3/2 RT हो जाएगा और यहाँ 3/2 करेंगे तो 3 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, हाफ m Na वी स्क्वायर आरएमएस बचेगा, कोई दिक्कत बताओ। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा Na इधर चला जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा R/Na, और याद करो R/Na बताए थे तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है K, होता है कि नहीं होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K होता है बच्चा। यहां पर लिख सकता है, कहीं पर किनारे भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये इसकी जगह पर K लिख दिए बच्चा, 3/2 KT इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर आरएमएस, ठीक है। इसका मतलब क्या चाहिए कि यहां पर देखो K तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, 3/2 तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, यहां टेम्परेचर है हाफ कांस्टेंट m कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर बचेगा क्या चीज, तुम्हारा वी स्क्वायर आरएमएस, तो तुम्हारा डायरेक्टली बच रहा है। यहां पर देख लो ये काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चा, काइनेटिक एनर्जी याद करो, हम शुरू को जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे उसमें बता रहे थे कि जो तुम्हारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो तुम्हारा काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड है। बताए थे कि अंदर का जो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी होगा उससे डायरेक्टली रिलेटेड होगा। बात समझ में, जो टेम्परेचर अगर बढ़ता था तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ता था, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही चीज यहां पर देख रहे हैं कि तुम्हारा टेम्परेचर किस पर डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स का है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, यानी टेम्परेचर भी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बुझलिस कि ना बुझलिस, वही चीज लिख रहे हैं यहां पर, देखो दिस इज नोन एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। अच्छा यहां पर देख लो हाफ mv स्क्वायर आरएमएस, यानी तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, ठीक है। दस द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है। ओके, ये पूरा का पूरा नोट्स है, तुम लोग उतार सकता है, ठीक है। ठीक, देखो याद करो तुम्हारा एब्सोल्यूट जीरो वाला बताए थे, 0 केल्विन वाला स्केल वाला टेम्परेचर वाला, जिसमें बताए थे कि टेम्परेचर जो होता है एब्सोल्यूट जीरो पर मोलिकुलर मोशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। बताए थे सारा मोलिकुलर मोशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, बताए थे ये चीज बच्चा। लेकिन यहां पर देख लो, अभी देख लो यहां पर क्या है कि हम लोग इक्वेशन 14 से यहां पर देख लो ये वाला निकाले ना, इक्वेशन 3/2 KT इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर आरएमएस। अच्छा ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है किसका, एक मोलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है, सारा का नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सारा का तुम्हारा नहीं है, मतलब एक मॉलिक्यूल का ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा। एक चीज जान लेना कि तुम्हारा नहीं जान सकता है तुम की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है मॉलिक्यूल का, जान सकता है क्या, अरे उतना मॉलिक्यूल है तुम कैसे जान सकता है,
नहीं जान सकता है, एक्चुअल नहीं जान सकता है। इसीलिए यहां पर देखना ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाले हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का बच्चा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो रैंडम है बच्चा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है किसी भी वेलोसिटी के साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा यहां पर VRMS देखना, VRMS होता क्या है? VRMS का एक्चुअल फिजिकल मीनिंग बता देते तुमको। VRMS जो है ना, अच्छा हम एक्चुअल वेलोसिटी तो जान नहीं सकते हैं मॉलिक्यूल का, नहीं जान सकते, तो एक हम लोग VRMS टर्म लाते हैं सो दैट हम जान सके कि एस्टिमेट वैल्यू क्या होगा वेलोसिटी का, अनुमान लगा सकते हैं वेलोसिटी का लगभग वैल्यू क्या होगा एक मॉलिक्यूल का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो VRMS आया है खाली कि एस्टिमेट कर सकता है वेलोसिटी, ठीक है, मॉलिक्यूल का। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर हाफ mv²RMS कहने का मेरा मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? अच्छा ये तुम्हारा इक्वल है 3/2 kT का। अब देखो अगर एब्सोल्यूट जीरो का बात कर रहे तो यहाँ T = 0 केल्विन बैठाएंगे कि नहीं? T = 0 केल्विन जब बैठाएंगे तो यहाँ पर K इंटू ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टर्म 0 हो जाएगा, यानी हाफ mv²RMS क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा। इसका मतलब क्या है कि VRMS तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बच्चा, मूव करना बंद कर देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बताए थे तुमको कि सॉलिड में सबसे कम मूवमेंट होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा सा ज्यादा, गैस में सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, लेकिन 0 केल्विन पर बता रहा है यही चीज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि तुम्हारा क्या होता है कि 0 केल्विन पर तुम्हारा मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेगा तुम लोग हायर क्लासेस में, तो उसमें देखेगा क्या कि एट दिस टेम्परेचर 0 पॉइंट एनर्जी होता है, हल्का एनर्जी होता है मॉलिक्यूल के पास। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हल्का एनर्जी होता है जिसको 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, बुझलिस के नाम बुझलिस एट 0 केल्विन, ठीक है। अच्छा इस पर अभी हम लोग जानते हैं कि तुम्हारा क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा तुम्हारा इक्वेशन हम बताएं VRMS, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसलिए याद रख लेना बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो ये VRMS हो गया, ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया तुम्हारा, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट ये लिख सकता है अगर लिख लो तो, ठीक है। बात समझ में आया? ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुझलिस कि ना बुझलिस? देखो यहां से तुम लोग देखा क्या बच्चा, यहां से देखा हाफ mv²RMS है, इसको इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 होगा, 0 से गुना कर दिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा यहां से तुम देख लो कि हाफ m यहां से 0 हो सकता है, देखो 0 कब होगा, देखो बच्चा बोल रहे हैं क्या कि T मेरा क्या हो गया, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है तो 0 केल्विन हो गया। अब 0 केल्विन है तुम्हारा, तो यहां पर देखो 0 केल्विन बैठाएंगे तो ये पूरा टर्म 0 होगा। अब ये पूरा टर्म 0 कब होगा, कब 0 होगा बताओ? चाहे ये वाला पार्ट 0 हो, m 0 हो, या फिर तुम्हारा v²RMS 0 हो, अरे दोनों का प्रोडक्ट जब 0 होगा तभी तो तुम्हारा ये 0 आएगा। बात समझ में? यानी इसका मतलब ये 0 होगा, ये 0 होगा, या फिर ये 0 होगा, ये दोनों 0 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तभी तो 0 आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा यहां पर ध्यान दो कि हाफ m तुम्हारा 0 नहीं हो सकता ना, देखो हाफ तो 0 कर सकती उधर ले जाएगी, तुम्हारा हाफ m तुम्हारा 0 नहीं होगा, क्यों नहीं? मास से 0 कर देगी, गैस का तो कुछ मास होगा कि नहीं होगा, होगा ना मॉलिक्यूल का, तो ये वाला 0 नहीं होगा, तो होगा 0 कौन सी, VRMS 0 होगा कि नहीं होगा बताओ? यही तो 0 होगा भाई। बात समझ में आ रहा है ना? तो VRMS = तुम्हारा इधर रूट लेगी 0 का, तो तुम्हारा क्या होगा, 0 ही तो होगा, बुझलिस कि ना बुझलिस? इसीलिए VRMS = क्या लिखे, 0 लिखे। और इस पर तुम्हारा क्या होगा बताओ कि मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा यहां पर ध्यान दो कि तुम्हारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया, 3/2 kT। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा यहां से एक चीज देख लेना कि हम लोग अलग अलग गैस ले रहे, ठीक है, गैस अलग अलग हम लोग ले ले, कोई भी गैस ले ले, कोई भी, चाहे कोई भी गैस हो, इसे इस इक्वेशन से बता रहा है तुम्हारा। यहां पर देखो, यहां पर ये वाला 14 वाला इक्वेशन बताएं बच्चा, यहां पर देखो कर देते हैं, ठीक है। यहां पर बताएं कि हाफ mv²RMS, ठीक है, इसका तुम्हारा 3/2 kT निकाले ना। अब देखो इसमें ये क्या बोल रहा है क्या कि अलग अलग गैस ले ले, कोई भी अलग कंटेनर, एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, और सबको एक ही टेम्परेचर पर अगर रख दे तो जो मॉलिक्यूल का, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा सारा गैस का मॉलिक्यूल का, वो सब सेम होगा बच्चा, काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सुनो ध्यान से सुनो कि हम लोग अलग अलग गैस ले ले और सबका टेम्परेचर सेम कर दे, तब होगा क्या कि हर एक मॉलिक्यूल का, जो अलग अलग गैस लिए हर एक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विल बी सेम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही ये इक्वेशन बताता है, यानी डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तुम्हारा गैस किस तरह का है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? बोलो 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 बोलो, ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहां पर देख लो एक चीज और बताएं तुम्हारा बच्चा, एक चीज बता देते हैं कि तुम्हारा हायर टेम्परेचर
और जब लो डेंसिटी है या लो प्रेशर है तो हम तुमको पहले भी बता चुके हैं कि तुम्हारा क्या होता है, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लगता है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा हायर टेम्परेचर पर क्या होगा कि मोलिकुलर इंटरेक्शन कम हो जाएगा, दूर दूर जाएगा बच्चा। बताएं आइडियल गैस का तुम्हारा क्या क्या लॉ फॉलो करता है बच्चा, बताएं देना कि तुम्हारा क्या हो जाएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, तो तुम्हारा क्या होगा कि लो प्रेशर जब होगा और हाई टेम्परेचर होगा तो मोलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा क्या होगा, आइडियल गैस जैसा लगभग लगभग बिहेव करने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात बोलो। ओके, तो यहां पर ये चीज रहने देते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है, ये डेरिवेशन। तो यहां तक लो।